हाइपरबोला पर बेस क्वेश्चन बनाए, मिलजुल के बनाते हैं एक एक करके। आप ध्यान से देखिए, अप्रोच को देखिए, और सिर्फ ये नहीं देखिए कि मैं कैसे इक्वेशन बनाता हूं, बल्कि ये भी देखिए कि मैं कैसे उनको एलिमिनेट भी करता हूं। ओके, पहले सवाल से शुरुआत करते हैं और बस मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, बस काम बन जाएगा। आइए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन द नॉर्मल ऑन एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला मीट्स एट आर, फाइंड द लोकस ऑफ आर। लोकस ऑफ आर का मतलब बेसिकली यूं घुमा लीजिए कि सेंटर से खींचे गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। प्लीज सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, मैं बात बोलूंगा, आप सुनेंगे, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे। हाइपरबोला की करोड़ों नॉर्मल होती है, कोई भी एक नॉर्मल ले लीजिए। आइए हाइपरबोला की एक नॉर्मल ले लेते हैं। ये हाइपरबोला की नॉर्मल है। ये नॉर्मल हमने खींची है किसी पॉइंट पी पर। पी पॉइंट को हम ले लेते हैं ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पर अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहें तो नॉर्मल एट पी कोई विशेष बात नहीं होगी, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए सही लिखी कि नहीं लिखी? अरे चेक कर लो, हाँ सही लिखी है ना। अब क्या बोलता है? सेंटर से, सेंटर क्या है मेरे बच्चे? ओरिजिन। सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर खींची तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। ये तो हो गया सवाल। अब मैंने आपको बहुत पहले भी एक बार बताया है, पैराबोला में भी समझाया था, शायद इलिप्स में भी समझाया था, अगर ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना हो तो कैसे अप्रोच करते हैं? उल्टा अप्रोच करते हैं। मैं बताता हूं। हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को h कॉमा के मान लेते हैं, तो हमारे हिसाब से इस लाइन की स्लोप k बाई एच आ जाएगी। स्लोप कैसे आई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो नॉर्मल की स्लोप माइनस एच बाई के आ जाएगी। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे हिसाब से ये लाइन है जो h कॉमा के से पास करती है और स्लोप माइनस एच बाई के है, तो y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस एच। आइए व्हाइट कलर का इस्तेमाल करें। ये भी वही नॉर्मल है और ये भी वही नॉर्मल है। अच्छा, अच्छी बात है। के से मल्टीप्लाई कर दें तो के वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर। तो ये इसको एक साइड ले लें तो एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। अब जो लाइन इक्वेशन 1 देती है वही लाइन इक्वेशन 3 देती है। जब भी दो अलग अलग इक्वेशन सेम लाइन देती हैं तो क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कॉस थीटा अपॉन एच शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, बी कॉट थीटा अपॉन के शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आइए अब यहां से थीटा को एलिमिनेट कर दें, एच और के में रिश्ता कायम हो जाएगा। अगर इन दोनों को पहले और आखिरी को कंपेयर करें तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है एच इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगर हम दूसरे इन दोनों को कंपेयर करें तो अच्छा, इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। कॉस थीटा अपॉन एच इज इक्वल टू बी, कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट गया, कटना तय था, कट गया। चलिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई बी एच अपॉन ए के। ले छोटे छोटे प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के हंस रहे हैं कि भैया लोग 12वीं पास कर चुके हैं। साइन थीटा पता, कॉस थीटा पता, कैसे एलिमिनेट होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। लीजिए h को x से रिप्लेस कर दीजिए और k को y से। मिल गया उत्तर। बताइए आसान था कि इजी? कॉपी कर ले। क्वेश्चन जो है हम लोग करना चाहते हैं नॉर्मल। वापस देखो, अपन की थ्योरी एक तरीके से हो चुकी है ओवर। मैं आपको राज की बात बताऊं, केवल दो चीजें बची हैं, एक है एसिम्प्टोट
और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि आज हम वैसे भी कवर नहीं करेंगे। आज हम लगाएंगे सवाल, क्योंकि थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन उस थ्योरी को क्वेश्चन में कैसे लगा के मैनिपुलेट करके आंसर निकालना है, वो अलग ही कला है एक्चुअली। जैसे एक किचन में बहुत सारे लोग घुसे हो, लेकिन मसाले वही हो, लेकिन हर एक का खाना अलग बनेगा, किसी का डस्टबिन में जाएगा, किसी का मुंह में जाएगा, वैसे। अब यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए मिलजुल की कोशिश करते हैं करने की। इफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पॉइंट पी, अगेन नॉर्मल की बात चल रही है, तो यहां पर जो है हम नॉर्मल बना लेते हैं, ये बना नॉर्मल, ये बना नॉर्मल। तो आइए नॉर्मल रंग बिरंगे रंग का टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। ये हमने कोई पॉइंट पी पॉइंट हमारा ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, यहां पर आ गया ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने लिख दी नॉर्मल एट पी। चलिए, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी मीट्स ट्रांसवर्स एक्सिस इन जी, तो भैया ट्रांसवर्स एक्सिस को ये कैपिटल जी पर मीट करती है। आप कैपिटल जी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां पर भी काटेगी वहां वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट को 0 रख दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा। आप मुझे क्वेश्चन बिल्कुल करते हुए देखें कि मैं कैसे धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन कर रहा हूं, है ना। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस को स्मॉल जी पर मीट करती है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस को स्मॉल जी पर मीट करा दीजिए। कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस को कहां काटेगा, जहां एक्स 0 होगा, एक्स को 0 रख दीजिए, तो यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी कॉट थीटा। चलिए, सी एफ बी द परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फ्रॉम सेंटर सी। आइए रंग बदल लेते हैं, बहुत रंग हैं। सेंटर सी, सेंटर क्या हमारा मेरे बच्चे 0,0, 0,0 से इस पर परपेंडिकुलर खींचा, इस बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एफ कह दिया गया है। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फ्रॉम सेंटर सी, प्रूव करना है P कैपिटल F इंटू P कैपिटल G इज B स्क्वायर। ओके, और P कैपिटल F इंटू P स्मॉल G इज A स्क्वायर। अरे भैया, वेर A एंड B आर सेमी ट्रांसफर सेमी कॉन्जुगेट, ठीक है। तो P कैपिटल F यहां पर क्या है, दो हैं, जरा एक बार देखें। P कैपिटल F और यहां पर भी P कैपिटल F और P कैपिटल G और P स्मॉल G। चलिए, इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करनी, यहां पर एक ही प्रपंच है, एक ही चीज सीखनी है। आइए रंग अच्छा सा इस्तेमाल करें। अब मुझे पीएफ लेंथ निकालनी है, तो पीएफ लेंथ हम चालाकी से निकालेंगे। हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, पी पॉइंट पर टेंजेंट खींच देंगे। ये मैंने खींच दी पी पॉइंट पर टेंजेंट। अब सेंटर से जब आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। टेंजेंट पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसको वाई मान लेते हैं, तो ये आराम से रेक्टेंगल बन गया। चूंकि आराम से रेक्टेंगल बन गया, तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि जो पीएफ डिस्टेंस है वो और कुछ नहीं, सीवाई डिस्टेंस है। सीवाई क्या है, सीवाई कुछ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अंग्रेजी गड़बड़, ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन, टेंजेंट की ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी। चलिए निकालते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू 0। आइए ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, 0,0 रख दीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको आता है, तो ये निकल के आ जाएगा ए बी अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये मैंने पीएफ डिस्टेंस निकाल ली। इसके अंदर जो चालाकी है वो पीएफ डिस्टेंस निकालने में है। बहुत सारे बच्चे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करें, है ना। पीएफ डिस्टेंस रेक्टेंगल बना के बड़े आराम से निकल सकती है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने इलिप्स में भी लिया था, तो वहां पर भी ये पीएफ डिस्टेंस ऐसे ही निकाली थी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर P कैपिटल G डिस्टेंस चाहिए, तो P कैपिटल G, अब मैं बताता हूं P और कैपिटल G कैसे निकालना है। आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, आपको G पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, चुपचाप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहां मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। और कुछ मत करिएगा, प्रपंच मत करिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ये निकल के आएगा बी रूट बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बाई ए। आप बोलोगे गुरुजी इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? क्योंकि हम गुरुजी हैं। ऐसे ही आप पी स्मॉल जी निकालिए, वह भी आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, और आपको यकीन नहीं होगा कि वह अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो पी स्मॉल जी निकल के आएगा ए बाई बी इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चाहो तो आप याद भी रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी आ गया। अंधा बच्चा भी फूटी हुई आंखों से देख सकता है। इवन द ब्लाइंड चाइल्ड कैन सी, कि गुरुजी देखिए देखिए आंखों से, देखिए देखिए क्लियरली पी एफ इंटू पी कैपिटल जी बी स्क्वायर आ गया। यकीन ना है तो पी एफ और पी कैपिटल जी को मल्टीप्लाई कर दें, एंड पी एफ इंटू पी स्मॉल जी ए स्क्वायर आ गया। मुझे कहना ही पड़ेगा, हैंस पार्टी। कॉपी करिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? इफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट पे, अरे भैया बड़े नॉर्मल के सवाल आ रहे हैं। चलिए अच्छा, तो ये हमारे पास हाइपरबोला है, और हाइपरबोला पर वापस किसी पॉइंट पी पर नॉर्मल खींच लेते हैं। ये लीजिए, हमने किसी पॉइंट पी पर नॉर्मल खींच ली। बोलता है इफ द नॉर्मल एट अ पॉइंट पी टू द हाइपरबोला मीट्स एक्स एक्सिस इन कैपिटल जी। तो हम तो शुरू हो जाते हैं खटाखट। पी पॉइंट को ए सेक थीटा बी टेन थीटा मान लेते हैं, तो खट से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं नॉर्मल एट पॉइंट पी। आप मुझे क्वेश्चन करते हुए देखें ताकि आप क्वेश्चन करने का तरीका सीखें। एक्चुअली क्लासरूम का यही सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चा क्वेश्चन करते हुए देखे, और लाइव क्लास का भी। ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को कैपिटल जी पर मीट करती है, तो कैपिटल जी पर मीट करती है, तो कैपिटल जी के पॉइंट निकाल लेंगे। वाई कोऑर्डिनेट को 0 रख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा कॉमा 0। शो दैट एस जी, एस का मतलब क्या हो जाएगा? फोकस, कहीं ना कहीं फोकस होगा। एस ए कॉमा 0 हमसे बोला शो दैट एस जी इक्वल टू ई एस पी, वेयर एस बीइंग द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है ठीक है ठीक है। एस जी लेंथ की बात करें तो सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा माइनस ए ई। जी एस जी डिस्टेंस आ गई। अगली चीज एसपी डिस्टेंस निकालनी है। आइए एसपी डिस्टेंस की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाए, मैं देख लूं। ई टाइम्स एसपी, ठीक है। एसपी डिस्टेंस की अगर बात करें तो एसपी डिस्टेंस कोई टेंशन की बात नहीं है। पॉजिटिव फोकाई से किसी भी पॉइंट की दूरी ई टाइम्स एब्सिसा माइनस ए। याद आया कि नहीं याद आया? और नेगेटिव फोकाई से किसी भी पॉइंट की दूरी ई टाइम्स एब्सिसा प्लस ए। तो पॉजिटिव फोकाई से किसी पॉइंट की दूरी ई टाइम्स एब्सिसा एसपी ए कॉस थीटा माइनस ए। ये हो गया एसपी लेंथ। तो ये भैया अपने को साबित करना है। दिखने में तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कैसा कुछ आएगा। एक्स एक्सिस इन कैपिटल जी, तो ठीक है चलो देखते हैं। एंड एस जी, शो दैट एस जी इक्वल टू ई टाइम्स एस पी। ठीक है, एस जी जो है वो ई टाइम्स एस पी के बराबर है, ये हमको साबित करना है। चलो एस जी से खेलना शुरू करते हैं। जरा एस जी को सब बच्चे घुरियाएंगे। एस जी को अगर मैं देखूं तो एस जी के न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, उसको आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख सकते। अरे कॉस थीटा नहीं, वो सेक थीटा है। बता भी नहीं रहे हो आप लोग कि गुरुजी आपने गड़बड़ कर दी है। सेक थीटा हाइपरबोला में याद रखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर निकल के आता है। कैसे मेरे बच्चे? इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से। ये आ गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर। भी मैं एस जी को सॉल्व कर रहा हूं केवल, एस पी तो यहां पड़ा हुआ है। अरे वाह, कट गया कट गया, ए से ए कट गया, ए ई स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए ई कॉमन ले लीजिए। अरे फिर गड़बड़ हो गई गुरुजी, काहे गड़बड़ कर रहे हो? सेक थीटा, ए ई सेक थीटा माइनस ए इज इक्वल टू ई टाइम्स एस बी। ये तो चुन्नू था, लिखना ही पड़ेगा मुझे। हैंस प्रूव्ड। कॉपी कर लीजिए। एक जबरदस्त क्वेश्चन अब मैं लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन लेने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं, मिडिल पॉइंट का लोकस हमेशा कंपैरिजन से ही निकलता है, इलिप्स और हाइपरबोला में। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मिडिल पॉइंट का लोकस हमेशा कंपैरिजन से ही निकलता है,
इलिप्स और हाइपरबोला में। फिर दोहरा रहा हूं, मिडिल पॉइंट का लोकस कंपैरिजन से ही निकलता है इलिप्स और हाइपरबोला में, इसीलिए सवाल ले रहा हूं। और एक आखिरी बार फिर दोहरा रहा हूं, खोपड़ी में ड्रिल करके बिठा लो, मिडिल पॉइंट का लोकस इलिप्स और हाइपरबोला में कंपैरिजन करके ही निकलेगा। अब क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड मतलब आम कॉर्ड नहीं है यहां पर, नॉर्मल कॉर्ड का मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो एक पॉइंट पे नॉर्मल है। आइए शुरुआत करते हैं। अब यहां पर नॉर्मल है तो इसमें 10 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हो सकता है इन दोनों को काटे, हो सकता है केवल इसको काटे, इट डजंट मैटर, इट हार्डली मैटर्स। तो मान लीजिए ये एक नॉर्मल कॉर्ड है, आइए अलग रंग से बना देते हैं, थोड़ा अलग रंग से बनाने से मैंने देखा है अच्छी फीलिंग आती है। ये लीजिए, ये नॉर्मल कॉर्ड है, इस पॉइंट पे नॉर्मल है और कॉर्ड भी है। पी पॉइंट खट मानेंगे, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। गुरुजी 4-4 बार चिल्ला चुके हैं, तो नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पी कितना आ जाएगा भैया, ए एक्स कॉस थीटा बी वाई कॉट थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल एट पॉइंट भी आ गया। मिडिल पॉइंट का लोकस कंपैरिजन से ही निकलेगा, और कुछ करोगे तो खोपड़ी काम नहीं करेगी, लोकसवा नहीं आएगा, बाद में बैठ के अकेले में हंसोगे धीरे धीरे कि गुरुजी देखो अच्छा लग रहा है। तो मिडिल पॉइंट को एच कॉमा के मान लेते हैं। अब अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट एच कॉमा के है, बोर्ड पर देखें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट एच कॉमा के। अगर मिड पॉइंट एच कॉमा के है तो कॉर्ड की इक्वेशन में बच्चे टी इक्वल टू S1, टी का मतलब टेंजेंट की इक्वेशन, एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1। S1 का मतलब कर्व में रख दो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। आइए व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, अब वो अच्छा लगता है मुझे। ये भी इसी लाइन की इक्वेशन है, और 1 से 1 काट दीजिए, एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी भैया इसी लाइन की इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन हमेशा कंपैरिजन से ही निकलना है। दो इक्वेशन अगर एक ही लाइन दे रही हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एच अपॉन ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस के बाई बी क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो ए और बी बराबर कर लेंगे, अपन तो जनरल निकाल लेते हैं। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ए और बी को बराबर कर लीजिएगा, जनरल निकाल रहा हूं मैं, तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हाँ वो मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पर, लेकिन अपन जनरल ही निकाल ले रहे हैं, जनरल में भी आंसर आता है। इस फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, आप तो शायद समझ गए होंगे अब क्या करने वाला हूं। तो कॉस थीटा की वैल्यू एच बाई ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा की एक बार में वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एच बी क्यूब अपॉन के ए क्यूब। अब आप यहां पर अगर ए और बी को बराबर कर देंगे थोड़ा और आसान हो जाएगा, वो आप बराबर कर लीजिएगा, कोई विशेष बात नहीं है। अब तो प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के हंस रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी माइनस एच बी क्यूब अपॉन के क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एच अपॉन ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मिल गया लोकस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बी को ए के बराबर रख के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस। कॉपी कर लीजिए। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ें, रिफ्लेक्शन। लास्ट की 3 चीजें एक एक करके कवर करते हैं। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, गजब की काम की प्रॉपर्टी है, एस्ट्रोनॉमी में इसका खूब यूज आता है। क्या जान दीजिए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला।
क्या बताने जा रहा हूं? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। सब बच्चे ध्यान से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला को देखेंगे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला सुनिए बिल्कुल ध्यान से। क्या कहती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला तीन अलग अलग चीजें देखनी है, तीनों को हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। फोकस एस और एस डैश, और मैं एक और कर्व बना लेता हूं क्योंकि दोनों एक साथ ही बताना पड़ता है, फिर तीसरी बात भी बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे वापस, फोकस एस और एस डैश। अब सब बच्चे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला पर ध्यान देंगे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला कहती है, दो तरीके से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला को देखा जा सकता है, दो तरीके से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला को समझा जा सकता है। आइए दोनों तरीके देखें, फिर इसका एक गजब का इंटरप्रिटेशन है, उसको हम बाद में देखेंगे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला कहती है कि अगर कोई भी लाइट रे एक फोकस की तरफ आएगी, अब जैसे लाइट रे यहां से आ रही है तो ये इस फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी, तो रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस की ओर जाएगी ऐसे, फिर रिफ्लेक्ट होके इस फोकस की ओर जाएगी ऐसे ऐसे, रिफ्लेक्ट होती रहेगी। अब देखो ये हाइपरबोला का आउटसाइड है और ये हाइपरबोला की सरफेस है, तो अगर ये लाइट रे इस फोकस की ओर आएगी तो रिफ्लेक्ट होके इस फोकस की ओर जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके इस फोकस की ओर जाएगी। अब यही लाइट रे अगर आप हाइपरबोला के अंदर ले लें, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी लाइट रे इस फोकस से आती है तो जब वह रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो इस फोकस से आ रही है। मैं बस आपके ऐसी जानकारी के लिए जनरल बता देता हूं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर का टर्म होता है। तो आर स्क्वायर अगर y इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर आप देखें तो y इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे हाइपरबोलिक सा जाएगा। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y इंफिनिटी और x इंफिनिटी पर y 0, हाइपरबोलिक प्रोफाइल कहा जाती है एक्चुअली। तो बहुत सारी बार आप जो तारों को देख रहे होते हैं वहां होते ही नहीं है एक्चुअली, वो होंगे ही नहीं वहां पर। जो आपको बहुत सारे तारे दिखते हैं ना, वो अपनी जगह है ही नहीं एक्चुअली। इनफैक्ट उनमें से एक दो को छोड़कर कोई भी वहां है ही नहीं जहां आप देख रहे हो, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल है। एक्चुअली इतना डीप में नहीं जाना चाहता, बस जनरल ध्यान रखें। आप अगर यहां खड़े देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि तारा यहां है जबकि तारा यहां होगा। खैर जाने दीजिए, कोई भी लाइट रे अगर इस फोकस से निकलेगी और रिफ्लेक्ट होकर अगर आप इस जगह पर हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब वो दूसरे फोकस से और ये आ रही है। खैर अब सुनेंगे ध्यान से थोड़ा सा, यहां पर ये जो है इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला को दो नजरिए से देखना है। एक जब लाइन आउटसाइड द हाइपरबोला में लाई करे और एक जब लाइन इनसाइड द हाइपरबोला में लाई करे। दोनों तरीके से, जब लाइन आउटसाइड द हाइपरबोला होगी, जब लाइट रे आउटसाइड द हाइपरबोला होगी, तो अगर लाइट रे एक फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस की ओर जाएगी, और जब लाइट रे इनसाइड द हाइपरबोला होगी तो अगर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। आइए दोनों बातें लिख दे, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एनी लाइट रे कमिंग फ्रॉम वन फोकस, एनी लाइट रे कमिंग फ्रॉम नहीं, इसमें तो टूवर्ड्स आएगा, कमिंग towards one focus will get reflected towards other focus। और यहां पर देखिए, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन will be seen coming from the other focus। Light ray after reflection will be seen coming from the other focus। ये है यहां पर। अब यहां पर आइए थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल बात और करनी है, उस बात को भी देखें। इस पॉइंट को P कह देते हैं, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां पर भी इस पॉइंट को P कह देते हैं, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए ये पॉइंट BP, ये पॉइंट BP,
दोनों पीपी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसकी। अब देखिए पी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे, थोड़ा सा कलर और बदल लेते हैं, व्हाइट कलर यूज करते हैं। व्हाइट कलर नहीं यहां पर, पी पॉइंट नहीं, व्हाइट कलर तो ऑलरेडी यूज है, तो और कोई एक कलर ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ये भी ठीक है। पी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे और पी पॉइंट पे नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल के साथ ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि यही रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखें, यहां पर पी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे और पी पॉइंट पे नॉर्मल खींचेंगे, पी पॉइंट की नॉर्मल के साथ ये दोनों एंगल बराबर होगा। ट्रायंगल पी एस एस डैश को देखें। ट्रायंगल पी एस एस डैश के लिए टेंजेंट एट पॉइंट पी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर भी ट्रायंगल पी एस एस डैश को देखें, टेंजेंट एट पॉइंट पी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। यह ध्यान देना है। फॉर ट्रायंगल पी एस एस डैश tangent at point P will be internal angle bisector and normal at point P will be external angle बाइसेक्टर। ये बिल्कुल ध्यान देना है सब बच्चों को। कॉपी करें, अभी तो गजब का रिजल्ट आना है, अभी तो कॉपी कर ले, पहले कॉपी करिए। अपन लोगों ने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला देख ली, और जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला देखी, उस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला के अंदर एक और खास बात है जो कि आपको बतानी है, उस पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा आपके बैच में मैं कर देता हूं, बिल्कुल ये लीजिए, कर दी मैंने। हाँ, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला में जो खास बात थी उस पर सब बच्चे ध्यान देंगे। अगर ये एक फोकस एस है और ये दूसरा फोकस एस डैश है और ये पॉइंट पी है, तो हमने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला से बड़े आराम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगाई। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या पता लगाई? वो इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पता लगाई कि जो टेंजेंट होता है इन हाइपरबोला, बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे, वापस लिख रहा हूं कि इन हाइपरबोला जो टेंजेंट होता है पी पर, वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। टेंजेंट एट पी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पी एस एस डैश। ध्यान रखना, टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल नॉर्मल इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और जो नॉर्मल होता है वह एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है। टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है और नॉर्मल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है। यह बात हम आपको बता चुके हैं। अब जो मैं कहूंगा उस पर विशेष ध्यान देंगे सब बच्चे। याद करो एलिप्स, याद करो एलिप्स। एलिप्स का एक फोकस, एलिप्स का दूसरा फोकस, और एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट पी। एलिप्स के अंदर अगर आपको याद हो तो इसका उल्टा होता है, नॉर्मल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। याद ही होगा आपको, इन एलिप्स नॉर्मल इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर and tangent is external angle bisector of triangle PSS dash। तो यानी इस बात को ध्यान देंगे, इस पर मैं बात कहूंगा, इस बात को ध्यान देंगे। यहां पर जो हाइपरबोला में टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है और नॉर्मल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, और जबकि इलिप्स में नॉर्मल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इससे क्या फर्क? इससे एक गजब का रिजल्ट आता है।
आइए इस गजब के रिजल्ट को मैं समझाऊं। मान लीजिए एलिप्स और हाइपरबोला कॉनफोकल है। कॉनफोकल का मतलब हैव सेम फोकस। इफ एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉनफोकल, कॉनफोकल का मतलब हैव सेम फोकस। अगर एलिप्स और हाइपरबोला कॉनफोकल है, सेम फोकस है, तो चार जगह इंटरसेक्ट करेंगे और चारों जगह एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होगा। आइए इस बात को समझाऊं। चार जगह इंटरसेक्ट करेंगे और चार के चारों जगह जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी 90 डिग्री, यानी चारों पॉइंट पे ऑर्थोगोनल। इफ एलिप्स एंड हाइपरबोला कॉनफोकल देन दे विल orthogonally intersect at 4 points। चार पॉइंट्स पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। ये ट्रायंगल पीएसएस डैश तो सेम ही है। अब जो आप सुनेंगे ध्यान से, आप सुनेंगे ध्यान से जो मैं कहने जा रहा हूं। दो कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? दो कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वही होता है जो कि उनके टेंजेंट के बीच में एंगल होता है। अब देखिए, हाइपरबोला की टेंजेंट है ये और इलिप्स की टेंजेंट है ये। और खास बात यह है कि जो हाइपरबोला की टेंजेंट है वो इलिप्स की नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल पीएसएस डैश को अगर देखें, इसका एक ही इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, लेकिन हाइपरबोला के केस में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट होता है, जबकि इलिप्स में केस में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल होता है। यानी यह जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है यह हाइपरबोला का टेंजेंट है और इलिप्स का नॉर्मल है। हाइपरबोला का टेंजेंट है और इलिप्स का नॉर्मल है। हाइपरबोला का टेंजेंट इलिप्स का नॉर्मल, यानी हाइपरबोला की टेंजेंट इलिप्स की टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों आपस में 90 डिग्री है। ध्यान रखेंगे ये दो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कि हाइपरबोला के अंदर ये जो ट्रायंगल पीएसएस डैश होता है टेंजेंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होती है, इलिप्स के अंदर नॉर्मल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होती है। तो अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो हाइपरबोला की टेंजेंट होगी वो इलिप्स की नॉर्मल बन जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन विल बिकम 90 डिग्री। यानी अगर इलिप्स और हाइपरबोला कॉनफोकल है, अगर इलिप्स और हाइपरबोला का सेम फोकस है, तो चार पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और चारों पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री। कॉपी करिए।